प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रथम वर्ष कला अंतर्गत रक्तध्वज नाटक के पहले अंक का पूर्व में कथानक विश्लेषण कर चुके हैं। आज आपके समक्ष दूसरा अंक है और दूसरे अंक का यह पहला दृश्य आपके समक्ष कथानक विश्लेषण हेतु प्रस्तुत है। इस दृश्य में डूंगरपुर राज दरबार का दृश्य है और नाटककार ने राज दरबार में गोविंद स्वामी के पक्ष और विपक्ष में जो तथ्य दरबारियों मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं उनको उभारने का प्रयास किया है। हम सभी जानते हैं कि राज दरबार में जो मंत्रीगण होते हैं उनमें हमेशा से राजा या महारावल जो भी कहें उनकी नज़दीकी की चाह रहती है और उसके लिए राज दरबार में कई षड्यंत्र भी प्राचीन समय से होते रहे हैं। साथ ही विभिन्न मंत्रियों में मतांतरण भी रहता है और राज दरबार में राजा के द्वारा उनके सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। तत्पश्चात जिनकी बात को तवज्जो देनी होती है उसका निर्णय राजा स्वयं करता है। यहाँ इस दृश्य में भी महारावल विजय सिंह बीचों बीच आसन में विराजमान है और दोनों ओर प्रतिष्ठित व्यक्ति और मंत्रीगण बैठे हुए हैं। क्योंकि विजय सिंह की उम्र लगभग 15 साल है अर्थात कम है, इसलिए राजमाता की भूमिका भी वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है और राजमाता वहाँ पर विराजमान है। इस दृश्य को हम देखते हैं तो सभी चिंता की मुद्रा में दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो प्रारंभ है वह विजय सिंह के हुक्म से होता है। विजय सिंह ने नाहर सिंह को, जो कि उनका एक प्रतिष्ठित दरबारी मंत्री है, उसे कहा कि तुम अपने विचार व्यक्त करो। नाहर सिंह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान होने के साथ ही उसे जो वाक्चातुर्य, वाक कौशल, रणनीति, इन सभी का ज्ञान है। वह परिस्थितियों को समझने वाला है और राष्ट्रभक्ति, राजभक्ति की भावना उसमें कूट करके भरी हुई है। इस दृश्य में हम देखते हैं कि नाहर सिंह का जब हम मूल्यांकन करें तो वह डूंगरपुर राज दरबार का सच्चा हितैषी प्रतीत होता है और वह जो फिरंगी अर्थात अंग्रेज़ों के षड्यंत्र हैं उन्हें भली भांति जानता समझता है और उनके षड्यंत्रों को ही वह राज दरबार में उनके समक्ष प्रस्तुत करता है और कहता है कि ये जो अंग्रेज़ या फिरंगी हैं उनकी नीयत में मुझे खोट लगती है। महारावल विजय सिंह जब जानना चाहते हैं कि आखिर फिरंगी का क्या हित हो सकता है, क्या स्वार्थ हो सकता है, उनकी नीयत में भला किस प्रकार खोट हो सकता है, तो नाहर सिंह उन्हें विदित करवाते हैं कि पड़ोसी रियासत बांसवाड़ा के महारावल शंभू सिंह को उन्होंने खराब शासन का बहाना बना करके गद्दी से उतार दिया और साथ ही उन पर यह आरोप भी लगाया कि उनकी गोविंद स्वामी से सहानुभूति है। इस प्रकार वे एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं और इस खेल में क्योंकि महाराजा विजय सिंह अल्पवयस्क हैं इसलिए वे उन्हें गद्दी से हटा करके विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहते हैं और
उसके बाद में वे इस राज्य को हड़पना चाहते हैं। नाहरसी की जब ये बात हो रही है, उसी समय एक और दरबारी हैं जय सिंह, जिनका मूल्यांकन हम करते हैं तो एक तरह से हम देखते हैं कि वह राज दरबार के नज़दीकी प्राप्त करना चाहता है और उस नज़दीकी और महारावल की प्रशंसा प्राप्ति में वह अपने राज्य का हित कुछ भूलता हुआ सा प्रतीत होता है और साथ ही वह राज दरबार में गोविंद स्वामी के विपक्ष में खड़ा होता है और वह नाहरसिंह के जो मत हैं उनसे भी ताल्लुकात नहीं रखता है। जैसे कहता है कि उसे गोविंद स्वामी के इरादे नेक नहीं लगते हैं, वह ऐसा लगता है कि जैसे भील समुदाय को एक सूत्र में बांध रहा है और महारावल के खिलाफ खड़ा कर रहा है। और साथ ही बांसवाड़ा के महारावल को गद्दी से उतारने का जो उसने कारण बताया वह था कि उन्होंने गोविंद स्वामी का पक्ष लिया और गोविंद गिरी के प्रभाव को रोकने की अपेक्षा अपने पुत्र राजकुमार पृथ्वी सिंह से झगड़ते रहे थे। और साथ ही वे महारावल को आगाह करते हैं कि गोविंद स्वामी पूरे भील समाज का एक तरह से भगवान बनते जा रहे हैं, उन्हें रोकना आवश्यक है। तब नाहरसिंह उनका प्रतिकार करते हैं और उनको कहते हैं कि इस प्रकार तुम राज दरबार में जहर मत घोलो, क्योंकि यह प्रश्न यहाँ पर गोविंद स्वामी का नहीं है, यह डूंगरपुर राज्य के मान सम्मान का प्रश्न है। जय सिंह इस बात के प्रतिकार में कहते हैं कि वे किसी षड्यंत्र का साथ नहीं दे सकते हैं। तब महारावल विजय सिंह उन्हें पूछते हैं कि आखिर किस षड्यंत्र की बात हो रही है, कौन से षड्यंत्र की चर्चा हो रही है। तब जय सिंह कहते हैं कि इस राज दरबार में षड्यंत्र चल रहा है और उस षड्यंत्र में नाहरसिंह का हाथ है। उनका कहना है कि राज दरबार में जो नाहरसिंह हैं वे गोविंद स्वामी के सीधे संपर्क में हैं और गोविंद स्वामी का साथ दे रहे हैं। तब नाहरसिंह कहते हैं कि जो उन पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ, गोविंद स्वामी से उनके संपर्क तो हैं, लेकिन गोविंद स्वामी जो मांस, मदिरा, चोरी छिनाली आदि का भीलों से विरोध करवा रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वे जन जागृति कर रहे हैं और भील समुदाय में सम्मान, आत्मगौरव और देशभक्ति का भाव घोल रहे हैं, इसलिए उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जय सिंह इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि यह असत्य है। तब नाहरसिंह पुनः आज्ञा प्राप्त करके कहते हैं कि ये जो अंग्रेज या फिरंगी हैं, ये गोविंद स्वामी के प्रयत्नों से घबरा रहे हैं। उन्हें पता है कि ये अरावली है, ये राज्य, ये पवित्र धरती, ये हमारा गौरव है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारी मर्यादा है और इसकी मान सम्मान बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर जब राज्य की बात आती है तो यहाँ कोई समुदाय नहीं है, यहाँ पर पूरा राज्य एक है, पूरा डूंगरपुर राज्य एक है और डूंगरपुर राज्य को एक रखने में गोविंद स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। और वो जब भी राज की बात आएगी तो यहाँ का जो भील समुदाय है और अन्य जितने भी समुदाय हैं वे सभी एक हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि राज दरबार में कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं और उन षड्यंत्रों में कर्नल शटन भी शामिल है और कर्नल शटन है जो इस राज्य को हस्तगत करना चाहता है। कर्नल शटन का
उद्देश्य है कि महारावल विजय सिंह को अपदस्थ कर दिया जाए और उनके राज्य को वह अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस प्रकार नाहर सिंह अपना तर्क रखते हैं। जय सिंह इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और जय सिंह कहते हैं कि राज दरबार में षड्यंत्र चल रहे हैं और मेरी निगाह में गोविंद स्वामी एक खतरनाक इंसान है। उसे अभी नहीं रोका गया तो उन्हें आगे रोकना आसान नहीं होगा और वो भील समाज को जागृत कर देंगे, कहीं यह हमारे खिलाफ नहीं हो। नाहर सिंह इनका प्रतिकार करते हैं और इस प्रकार उनका वाद विवाद चल रहा है। तब राजमाता बीच में कहती हैं कि गोविंद स्वामी के पक्ष में नाहर सिंह तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। तब नाहर सिंह ने उन्हें कहा कि श्रद्धेय राजमाता, युग करवट ले रहा है, जो जीना चाहता है उसे युग के साथ चलना ही होगा, अर्थात जो समय है उसका सम्मान सभी को करना होगा और सम्मान अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे बुरा समय प्रारंभ हो जाएगा। जय सिंह इस बात को समझ नहीं पाते हैं और इसे राज दरबार का अपमान समझते हैं। तब नाहर सिंह के समकक्ष ही एक और विचार रखने वाले हैं जिनका नाम है भूरिया। वे भी नाहर सिंह से ताल्लुकात रखते हैं और नाहर सिंह के समर्थन में ही कहते हैं कि ये जो फिरंगी है वो डूंगरपुर राज्य के दरबार में खुल्लम खुल्ला अब हस्तक्षेप करने लगे हैं, राज्य के निर्णय भी प्रभावित करने लगे हैं और धीरे धीरे वे निरंकुश होते जा रहे हैं। अब ऐसी नाजुक परिस्थितियों में वे हमारा राज्य कहीं हस्तगत नहीं कर लें और इस प्रकार यहाँ के यदि भील समुदाय को भी हमने नाराज कर दिया तो धीरे धीरे एक दिन सत्ता हमारे साथ में जाना तय है। अगर राज्य की रक्षा करनी है तो हमें एकजुट रहना होगा। लेकिन यहाँ पर ही एक और पात्र का पर्दापण होता है जिनका परिचय है दौलत सिंह। दौलत सिंह जय सिंह जैसे विचार एक रखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नाहर सिंह और भूरिया जो कि गोविंद स्वामी के समर्थक हैं और जय सिंह और दौलत सिंह जो कि गोविंद स्वामी का राज दरबार में विरोध कर रहे हैं। तो दौलत सिंह कहते हैं कि इनके ऊपर भी गोविंद स्वामी का जादू चढ़ चुका है। वस्तुतः गोविंद स्वामी भील समुदाय को भड़काने का कार्य कर रहे हैं और दौलत स्वामी राज दरबार में भूरिया से कुछ प्रश्न करते हैं और वे पहले से ही उन्हें प्रतिज्ञाबद्ध करवा लेते हैं कि आपको मेरे प्रश्न का उत्तर सिर्फ हाँ या ना में देना होगा। जब भूरिया शांतचित्त होकर प्रतिज्ञाबद्ध होकर के सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं तो उनके प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं कि क्या तुम गोविंद स्वामी से मिले? उन्हें हाँ कहना पड़ा। क्या तुम्हारे वहाँ गोविंद स्वामी का आना जाना है? उन्हें हाँ कहना पड़ा। क्या तुम और नाहर सिंह दोनों गोविंद स्वामी से मिले? उनको हाँ कहना पड़ा। क्या गोविंद स्वामी के भगत आंदोलन की तुमने दीक्षा ली? तो भी उन्हें हाँ कहना पड़ा। और इस प्रकार क्या तुम रुद्राक्ष की जो गोविंद स्वामी की माला वो पहनते हो जिसे कंठी कहते, वो भी उन्हें हाँ कहना पड़ा। तब नाहर सिंह बीच में उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि भगत आंदोलन जो तुम समझ रहे हो वह नहीं है। उनके शब्दों में भगत पंथ नहीं है। भीलों को एकजुट करना, उन्हें आज़ादी का पाठ पढ़ाना, लगान देने से रोकना आदि आदि भगत पंथ के आध्यात्मिक सिद्धांत है। मुझे उनमें कोई लेना देना नहीं। खैर, यह तो आप मानते हो कि कंठी आपके गले में भी शोभाएं है ना। नाहर सिंह है। अब इस प्रकार वे यहाँ पर यह उनका मतांतर चल रहा है और राजमाता को भूरिया एक बार फिर से आगाह करता है कि
राजघराना षड्यंत्र में है, राजमहल संकट में है, महासंकट में है। और इस प्रकार ये जो कुछ चल रहा है वह ठीक नहीं है। विशेष करके राज दरबार के लिए यह सब कुछ ठीक नहीं है। तब अंत में राज दरबार में राजमाता इस पक्ष विपक्ष की सारी बातों को सुन करके कहती है कि आज का यह दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। और उन्होंने अंत में आशा व्यक्त की कि राज दरबार का वातावरण बिल्कुल सही रहे और आप सभी भी आपस में आक्रोशित न होकर के मिलजुल करके राज्य की भलाई के बारे में बात करें, निर्णय लेवे और आपसी सौहार्द रखें, जिससे प्रजा पर भी असर होगा, अच्छा असर होगा, प्रजा भी संतोषमयी होगी और राज को भी लाभ होगा। इस प्रकार इस दूसरे अंक के पहले दृश्य का पटाक्षेप होता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अंक में हमने जहाँ पर नाहर सिंह और भूरिया को राज और गोविंद स्वामी के समर्थन में खड़ा देखा, वहीं पर जय सिंह और दौलत सिंह का चरित्र राज के तो पक्ष में है, लेकिन वे फिरंगियों के जाल में फंसे हुए नज़र आते हैं। वे उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं और राज दरबार में खुले आम नाहर सिंह का प्रतिकार करते हैं और इस प्रकार इस अंक का पटाक्षेप होता है। मुझे विश्वास है कि आज का यह अंक आपके लिए बहुत सहायक रहा होगा। यदि आपको यह अंक पसंद आया हो तो आप इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।